उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साहित्यकार समकालीन चिंतन से प्रभावित ही नहीं बल्कि स्वयं उस चिंतन को प्रभावित करता हुआ उसके विकास में योग देता है। इसलिए मार्क्सवादी चिंतकों ने साहित्य एवं कला को विशिष्ट मानवीय उपलब्धियों के रूप में माना है और मानव ने इन उपलब्धियों को बाह्य जगत से निरंतर संघर्ष करते हुए अर्जित किया है। सिर्फ जीवन के यथार्थ भाव एवं विचारकों को अभिव्यक्त करने से ही मार्क्सवादी साहित्यकार का कर्तव्य पूरा नहीं होता, बल्कि वह युगानुसार प्रगतिशील भावनाओं को अपनाता हुआ प्रगति की ओर अग्रसर होता है। गोर्की का साहित्य इसलिए आज तक जीवित है कि उसने अपने साहित्य में तत्कालीन परिस्थितियों के प्रगतिशील भावनाओं का आश्रय लेकर सोवियत क्रांति में सहायता पहुंचाई थी। इस प्रकार साहित्यिक मूल्यों के क्षेत्र में मार्क्सवादी चिंतकों ने व्यक्ति के स्थान पर समाज को प्रतिष्ठित करने के नाते मार्क्सवादी दर्शन उत्कृष्ट दर्शन माना गया है। मार्क्सवादियों ने भाववादियों के विचारों को प्रश्न चिन्हों से घसीटकर साहित्य में देशकाल सापेक्ष सतत गतिशील भावों की स्थापना की, जिससे समाज निरंतर प्रगति पथ की प्रेरणा को प्राप्त करता है। इस संबंध में रॉल्फ फॉक्स का यह कथन है, रचयिता के लिए अपने देश और काल के जनजीवन से अभिन्नता का बोध आवश्यक है, साथ ही इतिहास और राष्ट्रीय संस्कृति के दाम का उपयोग भी, किंतु वर्तमान जीवन की व्याख्या के लिए, अतीत की अधीनता के लिए नहीं। साहित्य के संबंध में मार्क्स का यह दृष्टिकोण था कि साहित्य का आधार अंततः आर्थिक होता है और अर्थ ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस विषय को लेकर गैर मार्क्सवादी चिंतकों ने मार्क्सवाद को रोटीवाद के नाम से आलोचना की है। वस्तुतः साहित्य का आधार अंततः आर्थिक होता है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है। एक समय ऐसा था जब लोग समान थे। इस काल को आदिम साम्यवाद का युग भी कहा जाता है, लेकिन कालांतर में जीविकोपार्जन साधनों के लिए मानव के बीच युद्ध होने के परिणाम स्वरूप समाज में दास प्रथा का प्रचलन हुआ, अर्थात युद्धों में हारे हुए शत्रुओं को अपने दास बनाते गए। इस प्रकार पहली बार मानव समाज में मानव के बीच दास और प्रभु का संबंध स्थापित हुआ। किंतु जब धीरे धीरे मानव समाज में विकास होने लगा तो दास भी अपने सुधार के लिए प्रभु के साथ संघर्ष करने लगे। आगे चलकर कभी कभी इस संघर्ष ने दास प्रथा के स्थान पर स्वामी और मृत्यु के संबंध की स्थापना की और इस संबंध को सामंतशाही की संज्ञा दी गई थी। जब उत्पत्ति साधनों का विकास वैज्ञानिक ढंग से होने लगा तो कल कारखाने भी खुलने लगे। फलतः लोगों को सामंतशाही स्वामी के पास ही दबकर बैठने की ज़रूरत नहीं थी। वे भी अपनी स्थिति में सुधार के लिए स्वामी से लड़े और सामंतशाही को हटाकर उसके स्थान पर पूंजीवाद की स्थापना की। किंतु पूंजीवाद में वही संघर्ष होने लगा जो दास प्रथा और सामंतशाही के बीच हुआ था। अब बड़े बड़े मिल मालिकों मजदूरों का शोषण करके पूंजी को एकत्रित करने लगे। मजदूर ही रहा और मालिक उत्पत्ति साधनों का मालिक बनने लगा। इस प्रकार इतिहास से ज्ञात होता है कि उपरोक्त तीनों समाज व्यवस्था, दास प्रथा और पूंजीवादी समाज व्यवस्थाओं के मूल में शोषण ही एक प्रमुख आधार था, जो समाज के मानव को दो वर्गों में बांट रहा था। जिस प्रकार उत्पत्ति साधनों में विकास होने लगा, उसी प्रकार समाज रचना में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था। इन विभिन्न समाजों में सामाजिक संबंध भी भिन्न भिन्न थे और इन विभिन्न संबंधों से वंचित मानव संघर्ष यानी कि वर्ग संघर्ष का प्रभाव तात्कालीन साहित्य पर अनिवार्य रूप से पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि मानव समाज के परिवर्तन के मूल में उत्पादक साधन ही प्रमुख कारण है और वे आर्थिक होने के नाते साहित्य का आधार भी अंततः आर्थिक कहा गया है।